हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। इसमें आपको बताया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो अर्थव्यवस्था का विकास और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है इसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके आगे का अध्ययन करेंगे। इसमें सतत विकास वगैरह भी शामिल है, समावेशी विकास वगैरह सब अध्ययन करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या है। तो अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के विकास का समान रूप से दो पहलू है, एक आर्थिक विकास है और दूसरा मौद्रिक विकास है। सबसे पहले आर्थिक विकास का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग मौद्रिक विकास की ओर चलेंगे। इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो फिर कार्य की मनुष्य की जो गतिविधियां थी वो किस प्रकार से थी। तो इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर हम अर्थव्यवस्था के विकास को देखें, इसका दो विकास है, एक है हमारा आर्थिक विकास, दूसरा हमारा है मौद्रिक विकास। अगर आर्थिक विकास की बात करें तो कहते हैं कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना है। इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र हैं, इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसको ध्यान रखना होगा कि आर्थिक विकास में मुख्य रूप से क्या उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं उनके उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि करना है। इसके अलावा हम ये देखते हैं साथ ही साथ कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। इसको अध्ययन करने के बाद हम लोग फिर मौद्रिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई खासा अंतर नहीं है, बस दोनों एक दूसरे के लिए प्रयोग होता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें अंतर करना शुरू कर दिया है, जैसे श्रीमती उर्सुला हिक्स और भी ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका कहना है कि वृद्धि और विकास में अंतर है, अर्थात आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर है। क्या अंतर है तो इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है क्या कि सामान्यतः आर्थिक विकास जो है और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, दोनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन फिर भी आर्थिक विकास का आर्थिक वृद्धि में कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इसमें अंतर किया जा रहा है। इसमें हम आपको श्रीमती उर्सुला हिक्स के बारे में बता रहे हैं। इनका उसका कहना है कि जो वृद्धि शब्द है, वृद्धि शब्द जो है वो विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको समझिए कि श्रीमती उर्सुला हिक्स ये कह रहे हैं कि जो वृद्धि शब्द है वो वृद्धि शब्द का उपयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। ऐसे और भी अर्थशास्त्री हैं जो इसके बारे में अलग अलग तर्क देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में देखा जाए तो कई अंतर हम 3-4 बिंदु इसमें लिखे हैं जो ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार से वृद्धि और विकास में अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद आर्थिक वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक विकास जो क्या है वो कहता है कि अविकसित देशों के संबंध में यह अवधारणा प्रस्तुत किया जाता है। जो देश विकसित नहीं होते हैं उसके लिए आर्थिक विकास का प्रयोग करता है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है वो विकसित देशों के लिए किया जाता है। यानी कि आर्थिक विकास शब्द जो है वो अविकसित देशों की एक अवधारणा है और आर्थिक वृद्धि जो है वो विकसित देशों की अवधारणा है। इसके अलावा यह देखते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो आकस्मिक तथा रुक रुक करके चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है, आकस्मिक है और रुक रुक करके चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर तीसरा बिंदु को देखते हैं तो आर्थिक विकास जो है एक गुणात्मक प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो दोनों में कुछ कुछ अंतर है,
जैसे इसमें कहता है कि जो आर्थिक विकास है वो मापने योग्य नहीं होता है और इसे मूल्यांकन किया जा सकता है। माप नहीं सकते हैं, केवल और केवल मूल्यांकन कर सकते हैं। जबकि इसमें यह कहा गया है कि जो आर्थिक वृद्धि है वो मापन योग्य होता है, अर्थात हम लोग वृद्धि को माप सकते हैं। तो ये कुछ मोटे तौर पे कहा है कि आपका वृद्धि और विकास में अंतर है। तो हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जो आर्थिक विकास है हमारा, तो आर्थिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको अध्ययन करेंगे। हम लोग अब इसके बारे में आगे से अध्ययन करेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या आता है, फिर पूंजी का निर्माण और फिर तकनीकी विकास। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ जाएगा तो संसाधन पर दबाव बढ़ जाएगा। इसके वजह से आर्थिक विकास क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो पूंजी का भी निर्माण नहीं होगा, और अगर पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो फिर से कहा जाए कि आर्थिक विकास प्रभावित होंगे। और कहा कि अगर पूंजी निर्माण नहीं होगा तो तकनीकी विकास भी संभव नहीं है, विकास संभव तकनीकी विकास भी संभव नहीं है। अब देखते हैं हम लोग समावेशी विकास का अध्ययन करते हैं। तो समावेशी विकास में क्या है ना कि आर्थिक विकास के जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का क्या होता है, जीवन स्तर उच्च होता है तथा समाज के किसी भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है, कहा कि आपका समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास के बाद आपका एक विकास है आपका सतत विकास। देखिए, यह भी एक ऐसा प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चल सके। अर्थात अगर हम देखें, ऐसा विकास जो क्या रह सके, जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, है ना। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेस का उपयोग हम कर ले और आने वाला जो भावी पीढ़ी है, जो न्यू पीढ़ी है, उसको वो देख नहीं पाए। इसलिए ऐसा विकास करना है जो हमारी जरूरत को तो पूरा करे ही करे, आने वाले भावी पीढ़ी को भी जरूरतों को वो पूरा कर सके। इसके बाद एक आपका आता है आर्थिक नियोजन, कि आखिर विकास की प्रक्रिया होगी कैसे, तो कुछ न कुछ नियोजन के माध्यम से होगा। तो इसलिए हम पढ़ने वाले हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में। देखिए, इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्र की जो प्राथमिकता है, राष्ट्र के लिए जो उचित होगा, है ना, तो राष्ट्र के प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए, है ना, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। एक निश्चित अवधि के लिए, ऐसा ना हो कि अनंत अवधि के लिए ले ले और वो विकास हो रहा नहीं, एक निश्चित अवधि के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है ना, उसी को उपयोग में लाएंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। देखिए, इस योजना का प्रारूप जो है वो योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन अब तो योजना आयोग हमारे पास है नहीं, तो इसका प्रारूप कौन तैयार करेगा, तो इसका प्रारूप जो तैयार करने का काम करता है वो करता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा अब कहा है कि योजना आयोग के प्रारूप को तैयार किया जा रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा इस प्रारूप को तैयार किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में कि आखिर योजना आयोग है क्या, क्योंकि योजना आयोग के बाद ही नीति आयोग बना है। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम बात करें योजना आयोग कितने बार अब तक आ चुका है, तो अंतिम बार हमारे पास योजना आयोग जो आया था वो कहा जाए कि वो 2007 से 2011 तक आया था, 2007 से 2012 तक आया था। तो देखते हैं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 के बीच में आया था। अभी आपके एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा गया है
कि योजना आयोग के द्वारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था वो कब लाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे थे आपका जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। इस योजना आयोग की एक खास विशेषता ये है कि भारत में भाखड़ा नांगल बांध बनाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था? तो धन का आवंटन किया गया था बांध को बनाने के लिए। तो अलग अलग पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के विकास किया गया है। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें बाबू, तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है वो 1956 से 1961 तक चला था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था, जो उसका रूपरेखा था, वो तैयार करने वाले व्यक्ति थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के द्वारा ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अब तैयार किया गया था। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। और इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि कृषि और विकास, जो गेहूं विशेषकर कृषि में जो गेहूं है उसका एक उचित विकास किया जाए। हालांकि यह योजना असफल रहा क्योंकि इस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध हो चुका था 1962 के समय। तो युद्ध के वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रहा और यही कारण है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आने में देरी हुई। तो आप देखते हैं कि चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है वो 1969 में आया था, जो कि 1974 तक चला। तो इसके बाद आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट या फिर कहा जाए कि इसका एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए।